योगी आदित्यनाथ जी के उच्च शिक्षा सलाहकार और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर धीरेन्द्र पाल सिंह जी, ACEO ग्रेटर नोएडा रीना सिंह जी, शिपू गिरी जी जो विशेष सचिव है, समागम में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का ये एकत्रीकरण वास्तव में एक संगम बन गया है शिक्षा क्षेत्र के लिए, जहां पर शिक्षाविद भी है, शिक्षा का जो भविष्य उद्योगों से जुड़ा हुआ होता है उसके प्रतिनिधि भी हैं, आसपास छात्र उन स्टॉक्स को देख रहे हैं जो कि उनका भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं, वह भी है। वह एक संगम है, महासंगम है, और जहां संगम होता है वह तीर्थ बन जाता है, ये हम सब जानते हैं। तीर्थ क्या होता है? आस्था का प्रतीक होता है, सकारात्मकता का उद्गम स्थल होता है तीर्थ। सपनों को साकार करने, संकल्पों को पूरा करने का ऊर्जा का केंद्र होता है तीर्थ। तो आज यह स्थल इन सब का एक तीर्थ बन गया है। यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसा भी धीरेन्द्र सिंह जी बता रहे थे कि ग्रेटर नोएडा एक हब बन चुका है शिक्षा का। देश विदेश के छात्र यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाएं यहाँ पर हैं। यदि मैं कहूँ ये आधुनिक नालंदा और तक्षशिला बन चुका है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। आज ग्रेटर नोएडा और नोएडा शिक्षा का हिसाब से आधुनिक नालंदा और तक्षशिला है। नालंदा वो जगह थी, तक्षशिला वो स्थान था जहां पर देश विदेश के उस समय छात्र छात्राएं विद्या अध्ययन करने आते थे। छात्र छात्राएं कह रहा हूं, यानी उस समय को नालंदा में था। 10,000 छात्र छात्राएं देश विदेश के पढ़ने आते थे। बड़े बड़े विद्वान विदेशों के वहां ज्ञान प्राप्त करने आते थे, यात्री बनकर यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर। और एक समय वो आया, आताताई आए और हमारे इन संस्थानों को नष्ट किया, भ्रष्ट किया। इसके ग्रंथालय में आग लगा दी। कितना बड़ा ग्रंथालय रहा होगा जरा आप सोचिए, जो महीनों चलता रहा और उसमें कई जो उनके हिसाब से अच्छी ज्ञानवान पुस्तकें थी, उनको सैकड़ों कच्चरों में लाद कर वो ले गए थे, जिसमें कई तो नदी के क्रॉस करते समय बहाव में बह गए और कुछ उनके साथ चले गए। और उन लोगों का अपने देश में सम्मान इसीलिए हुआ कि वो हिंदुस्तान से दुर्लभ ग्रंथ लेकर आए थे और उन ग्रंथों को अध्ययन करके उन्होंने अपना मुकाम पाया। वो था नालंदा, तक्षशिला। शिक्षा की उत्कृष्टता के लिए हम जाने जाते हैं। आज यहाँ मैं कई देखा हम लोगों को बैठे हुए, भाई के गुप्ता जी, उनके भाई साहब, योगेश भाई, इन लोगों ने जो इंस्टीट्यूशंस दिए हैं
वो उत्कृष्टता के नमूने हैं शिक्षा क्षेत्र। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे क्षेत्र आधुनिक नालंदा तक्षशिला बनता जा रहा है। लेकिन क्या हुआ, एक काल आया जब हमारी शिक्षा का भी पराभव हुआ और जो मूल शिक्षा थी वो हमसे अलग हो गई। वो शिक्षा ने हमको अपने स्व से अलग कर दिया, अपने स्व को भुला दिया। वो दौर था जब लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पद्धति से हिंदुस्तान को दी और वो ऐसी शिक्षा पद्धति लेकर गया जिसने न सिर्फ हमारे स्व को भुलाया बल्कि काले अंग्रेज पैदा किए, एजेंट्स पैदा किए। इसकी पीड़ा थी देश की शिक्षाविदों को, राजनेताओं को, विद्वानों को। फिर 2020 का कार्यकाल आया, हमारे नेता मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी, NEP 2020, जिसके मूल में, जैसा अभी धीरज जी ने बताया, कि वैश्विक नागरिक तैयार करना, लेकिन अपने मूल से, जड़ से जुड़ा रहे ऐसे नागरिक तैयार करना। दूसरे शब्दों में मैं कहूं, जिस अभाव को, जो अभाव खटकता था लॉर्ड मैकाले की दी शिक्षा पद्धति से, उसको दूर किया, शिक्षा को संस्कार से जोड़ा। ये 3 वाक्य के मूल में पूरे शिक्षा के कार्यक्रम और पाठ्यक्रम बनते गए, जो NEP के 3 वाक्य मूल में है। शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी शिक्षा के बारे में जब एक जगह अपने उद्बोधन में कहा था कि शिक्षा वह जो ज्ञान विज्ञान दे, शिक्षा वो जो नैतिकता दे, शिक्षा वो जो स्वावलंबी बनाए। शिक्षा को रोजगार से जोड़ा, शिक्षा को संस्कार से जोड़ा, शिक्षा को तकनीक से जोड़ा। नई शिक्षा नीति माननीय विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी के जो वक्तव्य है उसके आधार पर ही खड़ी हुई। यानी हमारा शानदार था भूत, तो हमें वर्तमान को संवारना है और भविष्य को निखारना है। यह शिक्षा का मूल है। तकनीक से जोड़ा जा रहा है बहुत तेजी से पूरे शिक्षा क्षेत्र को। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार से अन्य सरकारें हैं, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट लैब्स, R&D प्रयोगशालाएं, इसका विकास तेजी से शिक्षा क्षेत्र में हो रहा है। विकास का केंद्र बन रहे हैं अब शिक्षा क्षेत्र। अब सिर्फ रटने का आधार नहीं बन रहे, जैसा गिरी साहब ने बताया। आर्किमिडीज का सिद्धांत हमने पढ़ा था कि जब कोई द्रव रटा था, पढ़ा क्या था? जब कोई वस्तु द्रव में डाली जाती है, उसके भार में कमी आ जाती है और ये कमी उसके हटाए हुए द्रव के बराबर होती है। समझते नहीं थे, रटते थे। आज समझा के बताया जाता है, प्रयोग करके बताया जाता है, तो उसके समझ में आती है बच्चे के, और वो उसको फिर रटता नहीं है, उसको फिर तलाशता है कि कहाँ का ऐसा होता है। छोटा सा उदाहरण गांव के क्षेत्र का दें, कुएं में बाल्टी डाली जाती है और डाल के जब तक वो पानी में रहती है तब तक आसानी से खींचते हैं, और जैसे ही पानी से ऊपर आ जाती है तो एक झटका लगता है जोर लगाने के। यानी पानी उसमें उस बाल्टी में तब भी था जब अंदर थी, लेकिन
कम भार की थी, जब ऊपर आती है तो असली भार द्रव में गई, पानी में गई तो उसका भार में कमी आई। तो यह सब बताया गया। उत्कृष्टता को, नवाचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है नई शिक्षा नीति। AI सेंटर्स बन रहे हैं, तकनीक से तेजी से जोड़ा जा रहा है नई शिक्षा नीति के द्वारा। अभी हाल में ही 3 नए सेंटर, एक तो रोपड़ में IIT, वो एग्रीकल्चर के इंटेलिजेंस से जोड़ा गया है। ऐसे ही दिल्ली में एम्स और IIT, ये मेडिसिन और हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे इसमें तरक्की दी जाए, इसके लिए जोड़ा गया। ऐसे ही कानपुर में IIT स्मार्ट सिटी, नगर के विकास, इससे जोड़ा गया है। KG to PG एक शिक्षा का सेंटर बने। हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उनके मार्गदर्शन में उस शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश में 6 ऐसे शहर सेलेक्ट किए हैं जहां पर KG to PG का पूरा कैंप शिक्षा का एक जगह होगा। ये नए परिवर्तन आ रहे हैं शिक्षा के, और शिक्षा को नए आयाम दिए जा रहे हैं, नई ऊंचाइयां दी जा रही हैं। लेकिन वही बात जो धीरेन्द्र जी अभी कह के चुके हैं कि मूल को नहीं भूले हम, वैश्विक नागरिक तैयार करना होगा, लेकिन जड़ से जुड़ा हुआ छात्र हो, छात्रा हो, यह ध्यान रखना। तो शिक्षा को हम किस ओर ले जा रहे हैं? माननीय मोदी जी, हमारे माननीय योगी जी, दोनों बड़े चिंतित हैं कि कैसे शिक्षा को नया कलेवर दिया जाए, नए तेवर दिए जाए, तो नए भारत का निर्माण कर सके आने वाले युग में हम। और यही कारण है कि इस बार हम लोग, ये पिछले 2.5 साल की उपलब्धि माननीय योगी जी के मार्गदर्शन में, लगभग 46 निजी विश्वविद्यालय बन चुके हैं और 26 टोटल विश्वविद्यालय हो चुके सरकारी। सोचिए, इससे पहले शिक्षा की तो कितना हल्के में लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में 8 कमिश्नरी ऐसी थी जहां एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं। हमारे नेता योगी जी ने संकल्प लिया चुनाव से पहले कि अब हर कमिश्नरी स्तर पर एक सरकारी विश्वविद्यालय होगा, और 2 साल के अंदर यह संकल्प पूरा हुआ। यह उनके जुनून था, क्योंकि वो जानते थे शिक्षा भविष्य का नींव है। नए नए विश्वविद्यालय आए, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय आए, इसके लिए प्रोत्साहित किया उन्होंने हमारे विभाग को। और उनके कार्यकाल में लगभग 16 नए निजी विश्वविद्यालय इंट्रोड्यूस हुए हैं। अभी 3-4 बिल्कुल होने को तैयार है, कभी भी अगले महीने तक हो सकते हैं। योगेश जी हंस रहे हैं क्योंकि इनका भी उसी लाइन में है। मैं जी सॉरी, इनके फादर का नाम योगेश जी है। तो ये सब उनके कुशल नेतृत्व का परिणाम है। और देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है कि कल ही परसों बल्कि आगरा विश्वविद्यालय को A+, जो कि सबसे पिछड़ा हुआ विश्वविद्यालय माना जाता था, और 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर कैसा कलेवर बदला है कि नेक रैंकिंग में A+ ग्रेड पाया है। आज उत्तर प्रदेश में
7 सरकारी विश्वविद्यालय, अभी निजी की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये निजी विश्वविद्यालय को चुनौती है, उनको ये चुनौती स्वीकार करनी होगी। यहाँ बैठे कई संस्थान चलाने वाले कि 26 में 7 विश्वविद्यालय A++ और 4 A+, जबकि निजी विश्वविद्यालयों में 6 A+ और 4 A ग्रेड के हैं। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय हो चुके हैं। ये हमारे योगी जी के शासन की उपलब्धि है। जिस उत्तर प्रदेश का एक विश्वविद्यालय 500 पहले 500 में नहीं आता था, तो हिंदुस्तान के 500 विश्वविद्यालयों में कहीं स्थान नहीं था। आज पहले 100 स्थान पर 3 विश्वविद्यालय हो चुके। यूजीसी ग्रेड 1 में 3 विश्वविद्यालय स्थान पा चुके। यानी कलेवर बदल रहा है, तेवर बदल रहा है। नए एनईपी के अकॉर्डिंग विश्वविद्यालय अपने को चला रहे हैं। अभी नई शिक्षा नीति जो बनाई है माननीय योगी जी के दिशा निर्देशन में, हम अब उनका लक्ष्य है कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय हो, चाहे सरकारी या निजी, और उसमें आमंत्रित कर रहे हैं। कई इंसेंटिव्स हैं, जैसे जमीन के रजिस्ट्री पर छूट, निर्माण पर सरकारी अनुदान और तरह तरह के कई। उससे शिक्षा के लिए उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जानते हैं कि शिक्षा ही पूरे समाज के हर क्षेत्र की धुरी है। विदेशी विश्वविद्यालय जहाँ के हमारे छात्र पढ़ने जाते थे किसी विदेश में, वो बुलाए जा रहे हैं, आमंत्रित किए जा रहे हैं कि अपने जो इनका स्किल है उसको उत्तर प्रदेश में लाए। ऐसे नए महाविद्यालयों के लिए नए इंसेंटिव। अभी पिछले ही मंत्रिमंडल में योगी जी ने एक प्रस्ताव पारित कराया हम लोगों से। अभी तक जो भी संस्थाएं उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटीज खोलती थी, उनका चाहे ट्रस्ट का उनसे खोलती हो, ट्रस्ट के माध्यम से, चाहे कंपनी के, चाहे सोसाइटी से, या तो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हो या केंद्रीय रजिस्ट्रेशन। नए संशोधन के अनुसार अगर हिंदुस्तान में कहीं भी रजिस्टर्ड है वो, तो हम उसको खुलवा सकते हैं, एक नई नीति जो। तो ये सब वो चीजें हैं जो कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बढ़ता हुआ कलेवर और तेवर बताते हैं। आपका ये समागम जो आपने किया है 11 से लेकर 13 तक का है, यहाँ पर बड़े बड़े शिक्षाविद आएंगे, इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आएंगे, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग आएंगे, अपने अपने विचार प्रकट करेंगे, बहस मुबाहिस होगा, चिंतन होगा, मनन होगा, मंथन होगा। उस मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका समाज में वितरण होगा, और वो वितरण क्यों होगा, ये मंथन क्यों हो रहा है? मेरे नेता मोदी ने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश में हमारे नेता योगी जी ने भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य बनाया, रोजगार देने हैं, और इन सब का जड़ में शिक्षा भी एक अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। यह भी हम लोगों ने सोचा। जब इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में उनका एक योगदान है। ये राष्ट्र सेवा है उनका, वो सिर्फ व्यापार करने नहीं आ रहे। अभी बैठे हमने गुप्ता जी, भाई का गुप्ता जी, इनके कई विश्वविद्यालय और नए क्यों खोले? क्योंकि पैसा तो पर्याप्त है भगवान के पास, लेकिन देश सेवा कैसे हो सकती है शिक्षा के माध्यम से, इसलिए नए विश्वविद्यालय खोले जाते हैं इनके द्वारा। ऐसे कई लोग बैठे हैं, गुप्ता जी चूंकि आगरा के, इसलिए मैं इनको सीधे उद्बोधित कर रहा हूँ।
और इनका भी एक अपने बैंक जी का भी ऑफ कैंपस के लिए जो मैंने कहा भी शायद 15-20 दिन में मिल जाएगा, कुछ अड़चन थी। हालांकि इसमें गलती नहीं थी मैडम, आपकी यहाँ की गलती थी बैठनी है, सुनत थोड़ा नहीं इन्होंने बताइए आपकी यहाँ की गलती से इनको सफर करना पड़ रहा है। मैडम से कह रहा हूँ, इनका विश्वविद्यालय, इन्होंने जमीन खरीदी नोएडा से, आपकी अथॉरिटी से पेमेंट कर दिया। हम इसको इसलिए स्वीकृति नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने उस किसान को या ग्राम सभा को पेमेंट नहीं किया था और वो टेक्निकल रेवेन्यू रिकॉर्ड ग्राम सभा के नाम करी हुई है। खैर अब दौर पूरा होने वाला है, लेकिन ये छोटी छोटी लाल फीताशाही में जब चीजें फंस जाती है तो वहां पर राजनीति जो सेवा का माध्यम बनाती है वो लोग काम करते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ कि मोदी जी ने हम 17-18 मंत्रियों की 3 घंटे क्लास में की, बिल्कुल सहजता से बात की। आप पूरा मत मानिएगा गिरी जी और क्या नाम है अमरनाथ जी, तो ऐसा ही उन्होंने पूछा हमसे कि क्या कारण है कि समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। अब मोदी जी पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा भाई हम लोग कैसे, हमने कहा आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा आप लोग जो जनता की प्रतिनिधि है, डेमोक्रेटिक सेटअप के हैं, ये हर बात पे हाँ करना चाहिए, हर बात पे हो जाएगा। अरे जो हो सकता है उससे कहिए हो जाएगा, जो नहीं हो सकता कहिए नहीं हो सकता। और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप हर बात में ना करना छोड़ दे, फाइल उठाते कैसा नहीं हो सकता। समस्या का समाधान जल्दी हो। एक बड़ा संदेश दिया उन्होंने हमें। उन्होंने कहा अगर रात में कोई कहे कि कल आसमान के तारे तोड़ लाओ, आपको आज ही तोड़ लाएंगे, तुम जब तक अगर मुझे वोट दे दो बस हम आज ही तोड़ लाएंगे साथ में। तो हमको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। उन्होंने जो कल्पना दी है कि विकसित भारत का निर्माण करना है, मुझे लगता है कि ये जो मंथन होगा यहाँ पर 3 दिन का, तो कोई ना कोई ऐसा अमृत निकालेगा जो विकसित भारत को ओर ले जाने में एक कदम आगे होगा। हम सबकी जिम्मेदारी है और आप जो लोग कर रहे हैं ये विकसित भारत के लिए एक चरण है, एक कदम है। आगे भी हम मोदी जी के सपनों को कैसे साकार करें, उसमें हम सब की क्या भूमिका हो सकती है, यह तय करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।